ओके, तो हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं द सेफ टाइप ऑफ CSOM या जिसको हम टिबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM कहते हैं। दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM या क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसी को हम डेंजरस टाइप भी कह सकते हैं, इसी को हम अनसेफ टाइप भी कह सकते हैं। एनीवे, तो जो एटिकोएंट्रल टाइप एज द नेम इंडिकेट्स इट इन्वॉल्व्स द पोस्टर सुपीरियर पार्ट ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट, जिसमें एटिक का पोर्शन आता है, एंट्रम का पोर्शन आता है और मास्टर्ड एयर सेल्स का पोर्शन आता है। एंड एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM इज एसोसिएटेड विद कोलेस्टोमा, और कोलेस्टोमा रिलेटेड ही इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। ठीक है, क्योंकि कोलेस्टोमा हैज़ अ टेंडेंसी टू इरोड बोन, जो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस करेंगी एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM, इसीलिए डेंजरस टाइप है। ठीक है, एटियोलॉजी इसकी वही है एज दैट ऑफ कोलेस्टोमा, जिस वजूहत वजह से कोलेस्टोमा बन रहा था उसी वही समहाउ एटिकोएंट्रल टाइप से रिलेटेड है। तो सपोज़ अगर CSOM ने इन्वॉल्व कर लिया है पोस्ट सुपीरियर पार्ट को और उसने बोन इरोड करना शुरू कर दी है, तो उस नतीजे में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ सकती है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दैट। ओके, तो जो एंटोकेंट्रल टाइप है उसमें हम ये 3-4 प्रोसेसेस ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1, कोलेस्टोमा के बारे में कहते हैं कि एक तो इसमें टेंडेंसी है कि प्रेशर नेक्रोसिस करा सकता है सराउंडिंग बोन्स के अलावा, ऐसे एंजाइम सिक्रेट करता है, जैसे हमने पीछे देखा भी है कि कोलेजनेसिस सिक्रेट करता है, प्रोटीलेटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि बोन की फर्दर इरोजन कराते हैं, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, देन एटिकोएंट्रल टाइप का जो है ये CSOM, it has a tendency to cause osteitis and granulation tissue formation as well. So osteitis involves the outer attic wall and posterior margin of the tympanic ring, and a mass of granulation tissue surrounds the area of osteitis and may even fill the attic, antrum, and posterior tympanum and mastoid. Fleshy red polypus may even be filling a meatus. ठीक है, तो osteitis and granulation tissue formation also seen in एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM। इसके अलावा हम ऑस्टिकुलर नेक्रोसिस देखते हैं कि ये खैर बहुत माइल्ड सा उसमें ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप में भी हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ एटिकोएंट्रल टाइप ये ऑस्टिकुलर नेक्रोसिस थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है, और ये लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस के अलावा स्टेपिस सुप्रास्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकता है, हैंडल ऑफ मेलिस को भी इफेक्ट कर सकता है, और जितना ज़्यादा नेक्रोसिस होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि चूंकि एटिकोएंट्रल टाइप में कोलेस्ट्रोमा बन जाता है, तो जितनी बोनी इरोजन हुई होती है या बोनी नेक्रोसिस हुआ, तो उसको ब्रिज कर देता है, उस गैप को ब्रिज करता है कोलेस्ट्रोमा, और पेशेंट को सुनाई ठीक देता है। तो बोन्स तो इरोड हो जाते हैं, लेकिन उस एरिया को फिल कर देता है कोलेस्ट्रोमा, तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रोमा हेयर, कि उनको सुनाई तो सही देता है लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रोमा इन द मिडल ईयर। ठीक है, देन कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा भी बन जाता है। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कोलेस्ट्रोमा। कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा तब बनता है जब मिडल ईयर में ग्रेनुलेशन टिश्यू या जो हेमरेज की है या जो सिक्रीशंस है वो बहुत टाइम तक पड़े रहे और उसमें यू कैन से वो फिर इन्फेक्ट हो जाए, उसमें एक ग्रेनुलोमा सा बन जाए, फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स को सराउंड कर लें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक है एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM का। तो अगर हमने देख लिया कि इसमें कोलेस्ट्रोमा बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंडली ऑस्टाइटिस और ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, थर्ड ऑस्टिकुलर नेक्रोसिस होगा, और फोर्थ कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा। और बिहाइंड एन इंटैक्ट ईयरड्रम ये जो कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा है ये अपीयर होता है एज अ ये ब्लू अपीयर होता है, और उसमें डार्क विजिट्स ऑफ फ्लूइड पड़ा होता है, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेनुलोमा, तो वो सिक्रीशंस इकट्ठी होती हैं, हमारे इकट्ठा हुआ होता है। एनीवे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट में भी सेम एज दैट ऑफ सेफ टाइप ऑफ CSOM, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं कि CSOM के, तो इसमें भी एयर डिस्चार्ज तो होता है, लेकिन इसमें जो एयर डिस्चार्ज होता है वो स्कैंटी होता है, फॉल्स स्मेलिंग होता है ड्यू टू बोन डिस्ट्रक्शन, और समटाइम्स वो इतना स्कैंटी होता है कि पेशेंट को नज़र ही नहीं आता, तो लाइक ऑन ऑटोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी हमें वो आइडेंटिफाई होता है कि इसमें चाहिए एयर डिस्चार्ज भी है, लेकिन फॉल्स स्मेल उसकी बहुत कॉमन है, तो वो उससे फिर पेशेंट को फील हो जाता है कि दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। हेयरिंग लॉस इसमें थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू टिबो टिम्पैनिक टाइप, और इसमें कंडक्टिव भी हो सकता है, सेंसिन्यूरल भी हो सकता है, और अगर तो ओस्कुलर चेन इंटैक्ट है फिर तो इतना हेयरिंग लॉस नहीं आएगा, लेकिन समटाइम्स ओस्कुलर चेन तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, लेकिन जो कोलेस्ट्रोमा होता है वो उस गैप को ब्रिज कर रहा होता है, और इसलिए उनको अपनी हेयरिंग नॉर्मल फील हो रही होती है पेशेंट्स को। अच्छा, ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग की कंप्लेन तब आएगी जब कान को साफ करते हुए वो ग्रैनुलेशन टिश्यू को छेड़ते हैं या किसी पॉलिप को छेड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज, हेयरिंग लॉस, ब्लीडिंग, ये इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और क्या कंप्लेन कर सकते हैं पेशेंट, और कुछ नहीं है। साइंस हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ऑन एग्जामिनेशन या ऑटोस्कोपी, तो हमें परफोरेशन मिलेगी, और उसमें मार्जिनल परफोरेशन मिलती है या एटिकल परफोरेशन मिलती है। तो पोस्टर सुपीरियर पार्ट में हमें मार्जिनल टाइप ऑफ परफोरेशन मिलेगी, एंड इट में भी मिस्ड, क्योंकि शायद उस परफोरेशन को छोटे से परफोरेशन को कवर किया हो किसी ग्रैनुलेशन टिश्यू ने, किसी पॉलिप ने। इसके अलावा रिट्रैक्शन पॉकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो हम पिकअप करते हैं ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ मिडल इन केस ऑफ अनसेफ टाइप ऑफ CSOM। और रिट्रैक्शन पॉकेट में हम ये देखते हैं कि सिंपली फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर से हमें ना एक लाइक मिडल ईयर और ये एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, तो हमें ना एक मिडल ईयर के साइड पे
एक इमेजिनेशन से मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रैक्शन पॉकेट। और जो डिग्री ऑफ रिट्रैक्शन है फिर वेरी करती है। फिर हम फर्दर स्टेजेस करते हैं रिट्रैक्शन पॉकेट फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ इन्वेजन, ठीक है। तो उसमें फिर जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम ये देखते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्टेड तो है बट इट डज नॉट कॉन्टैक्ट द इनकस। तो ये एक माइल्ड फॉर्म है रिट्रैक्शन की कि जस्ट रिट्रैक्टेड है लेकिन उसने ऑस्कुलर चेन को कॉन्टैक्ट नहीं किया, ठीक है, उसने इनकस को कॉन्टैक्ट नहीं किया। जो स्टेज 2 से हम ये देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है, डीप रिट्रैक्टेड है और उसने इनकस को कॉन्टैक्ट भी कर लिया, लेकिन जो मिडल लेयर म्यूकोसा है वो इस टाइम तक बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड स्टेज हम ये देखते हैं कि उसको हम मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस भी कहते हैं थर्ड स्टेज को। और उसमें ये होता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट कम्स टू लाई ऑन द प्रोमोनट्री एंड द ऑसिकल्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंदर तक इन्वेड कर चुकी है मिडल ईयर कैविटी को। और वो इट हैज़ लाइंग ऑन द प्रोमोनट्री, इट इज़ लाइंग ऑन द ऑसिकल्स। और जो मिडल ईयर स्पेस है वो पार्शली या टोटली ओब्लिटरेट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मिडल ईयर म्यूकोजा अब तक इंटैक्ट है, ठीक है। तो मिडल ईयर म्यूकोजा के इंटैक्ट होने की बेसिस पे हम इसको कह रहे हैं कि ये अभी मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस है, ये एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस का कंपोनेंट है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम द प्रोमोनट्री विद सक्शन टिप। हम सक्शन यूज़ करेंगे तो पीछे खींच जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम N2 वो नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया तब भी वो थोड़ी बलून अप हो जाएगी। तो बस ये है एट दिस स्टेज जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमें थिन नजर आएगी बिकॉज ऑफ इसको कोलेजनस मिडल लेयर हैज़ बीन अब्जॉर्ब ड्यू टू प्रोलॉन्ग रिट्रैक्शन। और जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस है स्टेपिस है वो भी हमें अब्जॉर्ब हुआ दिखाई देगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द थर्ड स्टेज दैट इज़ टिम्पैनिक मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस, जिसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है थिन आउट हुई है और जो स्पेस ऑब्लिटरेट हो चुकी है, लेकिन मिकोजा पे भी नॉर्मल है। फोर्थ स्टेज उसमें हम ये देखते हैं, इसको हम मिडल ईयर और एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। जो पहला था उसको हम मिडल ईयर एटेलेक्टेसिस कहते हैं। फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इतनी थिन हो चुकी है और उसने जस्ट रैप किया हुआ है प्रोमोनट्री को, ऑसिकल्स को, और मिडल ईयर कैविटी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जो म्यूकोजल लाइनिंग है मिडल ईयर की वो भी एब्सेंट है इन दिस केस, ठीक है। तो और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज adherent to the promontory and the retraction pockets are formed which may collect keratin plugs and form colostoma। तो डेफिनेटली अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये बिल्कुल अंदर जा चुकी है, प्रोमोटरी पर पड़ी हुई है और उसने ऑसिकल्स को कवर किया हो, तो वहाँ पे इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोलेस्ट्रोमा एज वेल। वहाँ पे केराटिन प्लग्स भी एक्यूमुलेट होंगे, वहाँ कोलेस्ट्रोमा भी बनेगा। तो ये उसकी इंपॉर्टेंट साइंस है कि हमें परफोरेशन मिलेगी एटिकोएंट्रल टाइप की, या पोस्टोस्पियर पार्ट में मार्जिनल टाइप की परफोरेशन मिलेगी। रिट्रैक्शन पॉकेट्स 4 स्टेजेस में मिल सकती है। इस अलावा कोलेस्टोमा हमें ऑब्जर्व हो सकता है जो कि पर्ली वाइट फ्लेक्स की फॉर्म में नज़र आता है एंड इट कैन बी सक्ड फ्रॉम द रिट्रैक्शन पॉकेट्स, क्योंकि रिट्रैक्शन टॉपिक्स रिट्रैक्शन पॉकेट्स में ही बनता है। और सक्शन क्लियरेंस और एग्जामिनेशन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्शन सब क्लियर करके बाद में ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे क्या पॉलिप पड़े, क्या ग्रेनुलेशन टिश्यू पड़ा है, क्या कोलेस्ट्रोमा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट इसके हम करते हैं वाया एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, और ऑल पेशेंट्स ऑफ क्रोनिक मिडल ईयर डिजीज शुड बी एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसमें प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रोमा का पता चलेगा, उसका एक्सटेंट पता चलेगा, साइज पता चलेगा, एविडेंस ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन पता चलेगा, क्योंकि एटिकोएंट्रल टाइप में बोन डिस्ट्रक्शन भी होती है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन पता चलेगा, और हमें ऑसिकल्स का स्टेटस पता चलेगा, और पॉकेट्स ऑफ डिस्चार्ज मिलेंगी, ठीक है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट में हमें हियरिंग लॉस मिलेगा जो कि मिक्स्ड भी हो सकता है, कंडक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सरे कराएंगे मास्टर बोन की, हाई रेजोल्यूशन सीटी कराएंगे टेम्पोरल बोन को, तो उसमें हमें एक्सटेंट मिलेगा बोन डिस्ट्रक्शन का, मास्टर न्यूमेटाइजेशन का, और हमें आइडेंटिफाई होगी कि कोई लो लाइंग ड्यूरा है या कोई एंटीपोज नियर लाइंग सिग्मोइड साइनस है, ठीक है। कोलेस्टोमा कॉजेज द डिस्ट्रक्शन इन द एरिया ऑफ एटिक एंड एंट्रम मोस्टली जो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है कोलेस्ट्रोमा की वजह से, वो एटिक के पोर्शन में होती है और एंट्रम के पोर्शन में होती है, इसलिए हम इसको की एरिया भी कहते हैं, एटिक और एंट्रम के पोर्शन को, इन केस ऑफ एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ सीओएसएम। कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी कराएंगे डिस्चार्ज की, टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बैक्टीरियम, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको एंटीबायोटिक्स दे सकें। ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। अच्छा, देन जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं फॉर एटिकोएंट्रल या अनसेफ टाइप ऑफ सीएसओ, उसमें हम सर्जरी करते हैं। 2 तरह की सर्जरी हम फॉलो कर लेते हैं, कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर, कनाल वॉल अप प्रोसीजर। इसमें जो जिस कनाल वॉल की बात हो रही है, दरअसल एक्सटर्नल ईयर कनाल की वॉल की बात हो रही है, और उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है जो कि उसका कनेक्शन बना रहे हैं बिटवीन द ईयर कनाल कैविटी एंड द मास्टर्ड बोन, उस वॉल की बात हो रही है। तो अगर समटाइम्स इन कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर हम जो कैविटी है, सॉरी जो वॉल है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर कनाल एंड द मिडल ईयर एंड द मास्टर, अगर हम उस वॉल को उस वॉल में कैविटी बना दें, उस वॉल को ऑब्लिटरेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, और एक यू कैन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन जाए बिटवीन द मास्टर्ड स्पेस, बिटवीन द मास्टर्ड बोन एंड द ईयर कनाल, दैट इज़ कॉल्ड एज कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर। कनाल वॉल अप प्रोसीजर में हम जो पोस्टीरियर वॉल है
पोस्टीरियर बोनी मीटर्स की जो वॉल है उसको हम इंटैक्ट छोड़ दें और हम मतलब मास्टर्ड बोन को अलग से अप्रोच करें, ईयर कनाल को अलग से अप्रोच करें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कनाल वॉल अप प्रोसीजर, कि वॉल हमने अप छोड़ दी है, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्राइमरी एम इन सर्जिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, ये भी पूछा था कि प्राइमरी एम क्या होता है हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट का, तो दैट इज़ टू रेंडर द ईयर सेफ। ईयर को सेफ रखना हमारा प्राइमरी एम है। सेकेंडरी एम इज़ टू कंजर्व द हेयरिंग। हेयरिंग हम बाद में कंजर्व करें कि ईयर सही रही है ना, कि हम ईयर को ही इतना वो ख़राब कर दें कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बेसिक यू कैन से मॉर्फोलॉजी है, वही डिस्ट्रॉय हो जाए। हमें उससे बचाना है, हमें ईयर को सेफ रखना है, ठीक है। हेयरिंग तो हम बाद में भी सही कर सकते हैं ना, वाया टिम्पैनोप्लास्टी या ऑसिकुलर रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। एनीवे जो दो इसके प्रोसीजर्स हो रहे हैं फॉर एटिक्वेंट्रल टाइप ऑफ सीएसओ, उसमें पहला है कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर्स में ये होता है दे लीव द मास्टर्ड कैविटी ओपन इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल सो दैट द डिजीज एरिया इज फुली एक्सटीरियराइज्ड। हम पूरी जो डिजीज एरिया उसको एक्सटीरियराइज कर देते हैं कि वो बिल्कुल यू कैन से एक्सपोज हो जाए, वो बिल्कुल आउटर एरिया में लाई कर, ताकि हमारे लिए पूरा यू कैन से ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है। एंड द कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशंस फॉर कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर हम क्या करते हैं, तो हम इसमें कर रहे होते हैं एटिकॉटमी, एटिक को रिमूव कर रहे होते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोडेक्टमी करते हैं, और रियली हम रेडिकल मैस्टोडेक्टमी करते हैं। तो रेडिकल मैस्टोडेक्टमी वैसे ही थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, तो रेडिकल मैस्टोडेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोडेक्टमी एंड एटिकॉटमी, ये 3 प्रोसीजर हैं जो हम कनाल वॉल डाउन में फॉलो करते हैं। कनाल वॉल अप प्रोसीजर में ये है कि हेयर द डिजीज इज रिमूव्ड बाय कंबाइंड अप्रोच थ्रू द मीटर्स से भी रिमूव करें, मास्टर्ड से भी रिमूव करें, लेकिन हम रिटेन करें पोस्टीरियर बोनी मीटल वॉल, ठीक है, देयर बाय अवॉइडिंग एन ओपन मास्टर्ड कैविटी, और इट गिव्स द ड्राई ईयर एंड परमिट्स एन ईजी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डेंजर ये होता है कि हम शायद कोलेस्ट्रोमा को शायद पीछे छोड़ दें, जिस वजह से उसकी रिकरेंस हो जाती है, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ रेजिडुअल और रिकरेंट कोलेस्ट्रोमा इन दिस केस इज हाई एंड देयरफॉर लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज एसेंशियल। और इसमें हम ये करते हैं कि जो सर्जन है वो रूटीन री एक्सप्लोरेशन करते हैं मीटस की और मास्टर्ड की आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। कनाल वाला प्रोसीजर एडवाइज ओनली अगर पेशेंट बार बार फॉलोअप के लिए आ सके। और इसमें हम जो मास्टोडेक्टमी करते हैं उसमें कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी आती है, ठीक है, और पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी की अप्रोच होती है। तो इसमें हम कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी करते हैं और पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी करते हैं, जबकि ऊपर में हमने रेडिकल मैस्टोडेक्टमी की थी, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन कनाल वॉल अप प्रोसीजर एंड कनाल वॉल डाउन प्रोसीजर। एक तो ये कि जो मीटस होता है कनाल वॉल अप में वो नॉर्मल अपीयरिंग होगा, कनाल वॉल डाउन में जो मीटस होगा वाइटली ओपन होगा कम्युनिकेटिंग विद मास्टर्ड, ठीक है। जो डिपेंडेंस होती है कनाल वॉल अप प्रोसीजर में इट डज नॉट रिक्वायर रूटीन क्लीनिंग, जबकि कनाल वॉल डाउन जो कि मास्टर्ड एक्सपोज हो चुकी है, देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन द डॉक्टर फॉर क्लीनिंग द मास्टर्ड कैविटी वंस और ट्वाइस सही है, ठीक है। रिकरेंस जो रेजिडुअल डिजीज़ वो कनाल वाला प्रोसीजर में ज़्यादा रेट ऑफ रिकरेंस है या रेजिडुअल कोलेस्ट्रोमा है, जबकि कनाल वाला डाउन प्रोसीजर में रिकरेंस के चांसेस कम है और रेजिडुअल डिजीज़ बचने के चांसेस भी कम है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड लुक सर्जरी है उसमें यही है कि कनाल वाला प्रोसीजर में हमें सेकंड लुक सर्जरी चाहिए होती है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और सो टू रूल आउट कोलेस्ट्रोमा। इसमें मेरे को सेकंड लुक सर्जरी नहीं चाहिए होती, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें मतलब क्लीनिंग चाहिए होती है मास्टर्ड कैविटी की। अच्छा, पेशेंट की लिमिटेशन होती है कि द पेशेंट्स अच्छा कनाल वाला प्रोसीजर में कोई लिमिटेशन नहीं होती कि पेशेंट्स कैन स्विम। कनाल वाला डाउन में जो कि मास्टर्ड कैविटी एक्सपोज हुई होती है तो स्विमिंग कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द मास्टर्ड कैविटी एंड इट इज़ देयरफॉर कर्टेल्ड। और ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन जो होती है वो कनाल वाला प्रोसीजर में इट इज़ ईजी टू वेयर अ हेयरिंग एड इफ नीडेड। और कनाल वाला डाउन प्रोसीजर में प्रॉब्लम्स इन फिटिंग हेयरिंग एड ड्यू टू लार्ज मीटर्स एंड मास्टर्ड कैविटी विच sometimes get infected। तो ये तो मीटस डिपेंडेंस रिकरेंस और रेजिडुअल डिजीज सेकंड लुक सर्जरी पेशेंट लिमिटेशन ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर जो हम CSOM की एटिक्वेंट्रल टाइप में फॉलो करते हैं। बाकी जो आई होप कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको समझ आ गई हों। इसमें कोलेस्ट्रोमा की इंपॉर्टेंस है, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है और डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट।